लाइट्स कैमरा थ्रिल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर से जिन्होंने सेफ कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर अपनी फिल्म मेकिंग और एक्टिंग के सपने को सच कर दिखाया। आलोक एक छोटे शहर से आए थे, थिएटर जयपुर में सीखा और क्राइम पेट्रोल, एड फिल्म, वेब सीरीज और एक रेयर राजस्थानी सीरीज दान का हिस्सा रहे हैं। राजस्थान की फिल्म इतनी कम बनती हैं, तो उन्होंने कैसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका पाया? थिएटर और फिल्म एक्टिंग में क्या फ़र्क है? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने एक सेटल्ड जॉब छोड़कर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? इस एपिसोड में हम जानेंगे उनके स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स और एक्टिंग इंडस्ट्री की रियलिटी। अगर आप भी एक्टिंग या फ़िल्म मेकिंग का सपना देख रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बारे में मेरा नाम आलोक शर्मा है और लगभग मैंने 11 साल आई वाज इनटू अ जॉब, एचआर में था मैं। और मैंने दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, जयपुर इन सब लोकेशंस पे जॉब करी, बट मेरा पैशन कहीं ना कहीं एक्टिंग और उससे रिलेटेड था। तो आई शिफ्टेड टू आई वांटेड टू शिफ्ट टू दिस करियर। तो अ, लगभग 2013 में मैंने थिएटर के लिए इंक्वायरी करना शुरू करा कि कहाँ पे थिएटर होता है, क्या है। तो जब 2013 में थिएटर के बारे में पता करना चालू करा, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग थिएटर कर रहे हैं, बट वर्कशॉप्स वगैरह या कहाँ से कैसे स्टार्ट किया जाए वो गाइडेंस नहीं थी। इनफैक्ट स्कूल से ही मुझे कहीं ना कहीं ये मन में था कि मुझे एक्टिंग वाली उसमें फील्ड में जाना है। बट स्कूल में भी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिली उस समय। और मैं जहाँ जिस लोकेशन से आता हूँ वो बहुत छोटा सा एक कस्बा है, अ, अजमेर के पास एक छोटी सी जगह है, विजयनगर। तो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज भी नहीं होती और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। देन बट मैं स्कूल में जो एक्टिविटीज होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखता था। तो म्यूजिक का जो पीरियड होता था, मैं उसमें मेरे पास क्लासिकल गिटार वाला वो था। और स्कूल ऑर्केस्ट्रा में मैंने काफी पार्टिसिपेट करा, बट एक्टिंग से रिलेटेड कुछ मुझे वहां पे मिला नहीं। देन मैं जब जॉब में आ गया, तो देन आई थॉट कि मुझे अब इसके लिए ट्राई करना चाहिए। और मैं दिल्ली में था उस टाइम पे। तो दिल्ली में मैं यहाँ गया एनएसडी में। इनफैक्ट सॉरी, मैं उस टाइम पे नौकरी में नहीं था। मैंने एक कोर्स करने के लिए मैं दिल्ली गया था ग्रेजुएशन से पहले। दैट इज सीसीएनए एमसीएससी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन फॉर नेटवर्किंग का जो होता है, और सिस्को सर्टिफिकेशन। तो उसके लिए मैं दिल्ली गया था। तो मैं उस टाइम पे मैंने एनएसडी विजिट किया, और मुझे लगा कि एनएसडी में किसी तरह से एडमिशन हो जाए, बट दे सेड कि वो ग्रेजुएट्स को ही लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि वहां पे सीट्स बहुत कम थी, लिमिटेड सीट्स थी। 19 सीटें थी उस समय। अभी शायद बढ़ गई होंगी, 26 होंगी, या शायद में भी उससे ज्यादा भी हो। तो 19 सीट थी, और 19 सीटों में भी जनरल कैटेगरी के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स थी। तो दैट्स हाउ वो वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद मैं श्री राम स्कूल ऑफ आर्ट्स या ऐसे कुछ करके है, अ, उस मंडी हाउस में दिल्ली में। तो वहां पे भी काफी मतलब ये एक्टिंग की क्लासेस और वो रहता है। तो मैं वहां गया, वहां से जो भी प्रोसेस था वो मैंने फुलफिल करा, और उसके बाद मुझे कॉल लेटर आया मेरे घर पे। कॉल लेटर आया तो मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मेरा यहाँ पे श्री राम स्कूल में हो जाएगा। देन कॉल लेटर में कुछ साक्षात्कार के लिए, मतलब एक इंटरव्यू था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको एक प्ले प्रिपेयर, एक मोनोलॉग प्रिपेयर करके लाना होगा। और उससे पहले मैंने ना मुझे थिएटर के बारे में कुछ पता था, ना मैंने कभी कोई नाटक देखा था, ना मैंने कभी कोई मोनोलॉग याद किया था। बस वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक पैशन था कि मुझे यार एक्टिंग करनी है ना? क्योंकि हम लोग बहुत सारे ग्लैमरस वर्ल्ड है, और हम बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं। तो अमिताभ बच्चन मेरा बहुत आइडियल, मेरे मतलब मेरे वो थे, आइडियल थे। मुझे लगता था कि यार मैं इस फील्ड में जाऊंगा। तो जब वो मैंने पढ़ा, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपने क्या-क्या प्लेस करे अभी तक, क्या-क्या और चीजें आपने करी है एक्टिंग से रिलेटेड, देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैंने
उसको फुलफिल करने के लिए मैंने जो मेरे हिंदी के पाठ हुआ करते थे, हिंदी हिंदी के जो लेसन्स होते थे, जो क्लासेस में मैं पढ़ा हूँ स्कूल में, उनके कुछ लेसन्स मैंने चूज़ करे और वो मैंने एज़ अ प्ले उनको लिख दिया। जैसे एक था इनका प्रेमचंद का एक लेसन पढ़ा था हम लोगों ने। मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। तो वो सारे लेसन्स मैंने एज़ अ प्ले लिख दिए और उनकी कहानियाँ क्योंकि मुझे पता ही थी, हमने क्लास में पढ़ी थी, तो मैंने कहा अगर पूछेंगे तो मैं बता दूँगा कि इस तरह का ये कहानी थी। और एक मोनोलॉग मुझे तैयार करना था, तो मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता था, एक सीन बहुत अच्छा लगता था फ़िल्म सलाखों का, जिसमें अनुपम खेर और अपने सनी देओल थे शायद। सनी देओल थे और अनुपम खेर थे, तो अनुपम खेर का एक कोर्ट का सीन था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि मैं ये याद कर लेता हूँ। बट याद कैसे करूँ, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, उसका कुछ वो नहीं था, मुझे याद भी नहीं था कि क्या लाइन्स हैं। तो मैंने मेरे नाना जी के घर के मैं दिल्ली में मेरा ननिहाल था, मैं ननिहाल से वो वहाँ से कोर्स कर रहा था। तो मैंने उनके सामने एक भैया रहते थे जिनके यहाँ पे डीवीडी प्लेयर था। तो मैं सलाखों की डीवीडी लेके आया और मैंने उनसे कहा कि भैया ये प्ले करनी है मुझे और मुझे ये एक सीन लिखना है। तो ही सेड कि हाँ, ठीक है। तो मैंने वो पॉज़ कर के वो सीन चलाया और उसको मैंने लिखा। लिखने के बाद फिर मैं घर आके मैंने उसको याद करा। तो मैंने मोटा-मोटा याद कर लिया था, इम्प्रोवाइज़ेशन के साथ मैंने मतलब मोटा-मोटा याद कर लिया था। फिर मैं साक्षात्कार के लिए गया अगले दिन। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये नहीं पता था कि भई ये कैसे एक्ट करते हैं या किस तरह से अपने को दिखाना है ये सीन करके। सो देन जब उन्होंने वो बैठे थे एक टेबल थी, टेबल की उस तरफ जो हमारे इंटरव्यूअर थे, 2 या 3 लोग थे और एक एक तरफ मैं बैठा। कुछ चीज़ें मेरे मेरे से उन्होंने पूछी, मैंने उनको बता दी। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा वो मोनोलॉग आप याद करके आए हैं, तो आप एक बार एक्ट करके बता दीजिए। तो मैं जैसे अभी बैठा हूँ, ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने वो लाइन्स बोल दी। तो बहुत फ्लैट लाइन्स बोली होंगी, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बस आपने यही करा है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है अब हम जब भी रिज़ल्ट निकलेगा आप देख लीजिएगा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो सीन मैंने बहुत फ्लैट ऐसे ही जाके लाइन्स सुना दी थी और मैंने सोचा कि बैठे-बैठे ही शायद कुछ हो जाए। तो दैट्स हाउ मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं अभी म मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता। उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। देन उसके बाद मैं दिल्ली से बॉम्बे मूव हुआ मेरी उसी करंट जॉब में और उसमें भी मेरा मोटिव ये था कि मैं बॉम्बे में जाके कुछ ढूँढूँगा। तो बॉम्बे गया मैं, बॉम्बे में जाने के बाद मैंने पहला जो मेरा अ, एक्टिंग से रिलेटेड या कैमरा से रिलेटेड जो पहली वर्कशॉप थी, वो थी अनुपम खेर की क्लासेस में। तो अनुपम खेर का एक्टिंग प्रिपेयर्स करके कुछ एक्टर प्रिपेयर करके एक उनका इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने वीकेंड क्लासेस ली बिकॉज़ मैं जॉब में था, तो मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो वीकेंड क्लासेस होती थी वहाँ पे। तो मैंने वो वीकेंड क्लासेस ली, वो शायद 8 वीक के लिए। तो वो मैंने वीकेंड क्लासेस ली और वहाँ से मुझे बेसिक्स समझ में आया कि अच्छा ये इस तरह से होता है, कैमरे की एक्टिंग डिफरेंट है, थिएटर वाला वो एक्टिंग डिफरेंट है। डिफरेंट है ऐज़ इन मतलब उसका प्रेज़ेंटेशन बहुत डिफरेंट होता है दोनों का। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि ये एक्टिंग है और उस वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने कुछ एक्ट करा वहाँ पे और कुछ चीज़ें समझी। बट वो वीकेंड क्लासेस थी और बहुत छोटा-सा कोर्स था, तो वो बेसिक्स मुझे क्लियर हुए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दिल्ली मूव करता हूँ, वहाँ पे एनएसडी वालों के ग्रुप से बिकॉज़ जो टीचर्स थे एक्टर प्रिपेयर में जो अनुपम खेर की क्लासेस में जो टीचर्स थे वो एनएसडी से थे। तो वो टीचर्स से मैंने उनका नंबर लिया और आई आस्क्ड देम कि कोई दिल्ली में कोई एनएसडी की मुझे वर्कशॉप या क्लासेस मिल जाए। तो उन्होंने मुझे 1-2 नंबर दिए, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाके उनसे संपर्क करें। मैं जब आया दिल्ली और दिल्ली आने के बाद मैंने उनसे बातचीत करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ उनका कुछ पैसे की डिमांड थी, कि आपको इतना पैसा देना होगा, तब आप हमारे ग्रुप में आ सकते हो और उसके बाद फिर आप धीरे-धीरे कुछ प्लेस करोगे या धीरे-धीरे आप सीखोगे, समझोगे। तो मुझे वो लगा कि यार मैं इस तरह के किसी ग्रुप में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ प्राइमरीली कुछ पैसा पे करना पड़े। मुझे बेसिक समझने हैं, धीरे-धीरे मैं एंटर करूँगा। तो वो मैंने फिर कैंसल करा और मुझे कुछ डिफिकल्ट भी लग रहा था वो, जो उनके टाइमिंग्स थे और जो मेरा जॉब टाइमिंग्स थे वो नहीं मैच कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम और दिल्ली में निकाला और देन देन मैंने अपनी कंपनी को बोला कि मुझे जयपुर शिफ्ट होना है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है जयपुर में, जयपुर ब्रांच में,
तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं फिर जॉब छोड़ के मैं कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन करूंगा। एंड दे मतलब उन्होंने फिर मुझे ऑप्शन दिया जयपुर में। तो जयपुर में एज ए ब्रांच मैनेजर आया और मैंने राजस्थान को हेड करा उस कंपनी में। यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने कुछ और लोगों से संपर्क करा। मेरी एक फ्रेंड है दीपाली शर्मा, वो उसमें दूरदर्शन में कुछ शोज वगैरह करती थी। बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया दूरदर्शन में, और मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई कि कुछ मेरे लिए है, बट उस समय कुछ था नहीं उनके पास। ऐसे ही उन्होंने एक थिएटर वाले मतलब वन ऑफ द रिनाउंड व्यक्ति थे, मिस्टर राजेंद्र पायल। तो राजेंद्र सर से मेरे को मिलाया उन्होंने, और राजेंद्र सर प्लेस वगैरह किया करते थे। तो राजेंद्र सर मुझे ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन मैं उनसे मिलने जाता था, सो दैट कहीं ना कहीं कुछ निकले। मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि कुछ है उनके पास, बट वो मेरे को कुछ ना कोई कोई नई स्क्रिप्ट वो पढ़ के सुनाने लग जाते थे, और इस तरह से हमारा 1 डेढ़ साल निकला। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन फोन करा कि आलोक, एक प्ले कर रहे हैं हम लोग, और उसकी रिहर्सल्स इवनिंग में है, तो वो तुम्हारे लिए फीजिबल रहेगा बिकॉज तुम जॉब में हो। तो मैंने कहा, हाँ सर, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने बुलाया और हम लोगों ने एक बार प्ले की रीडिंग स्टार्ट करी, और उसमें मोस्ट ऑफ दी जो लोग थे वो सारे जॉब वाले ही थे, तो इवनिंग का टाइम सबके लिए सुटेबल था। और मुझे भी लगा कि चलो ये उस तरह की क्राउड है जिसमें मतलब मैं एडजस्ट हो सकता हूँ। तो हम लोगों ने वो रिहर्सल स्टार्ट करी और रीडिंग स्टार्ट हुई। तो शुरुआत में कुछ दिनों तक रीडिंग चलती है, प्ले की जब रिहर्सल होती है। मेरे लिए बहुत पहला एक्सपीरियंस था वो। अ, और पहला एक्सपीरियंस था, मैंने उससे पहले कोई वर्कशॉप भी नहीं करी थी। मतलब वो एक्टर प्रिपेयर के अलावा और कुछ नहीं करता। तो एक्टर प्रिपेयर में बहुत बेसिक्स चीजें बताई थी। तो उसमें मुझे राजेंद्र पायल सर ने लगभग 8-10 दिन बाद मुझे बोला कि मुझे, मतलब हमारी बेसमेंट में रिहर्सल होती थी, वो मुझे ऊपर बुलाया उन्होंने, और ऊपर बुला के उन्होंने मुझे कहा कि आलोक, तुम ये छोड़ दो, और तुम ये लाइन भी छोड़ दो, तुम नहीं कर पाओगे। एंड आई, जब मतलब मुझे लगा कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? तो आई आस्क्ड हिम कि सर, मतलब क्या दिक्कत हुई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और मेरे साथ कोई दिक्कत है या? कि हाँ, तुम यार बिल्कुल फ्लैट पढ़ते हो, और अगर तुम इतना फ्लैट पढ़ोगे तो इसमें तो नहीं हो पाएगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ इम्प्रूव भी कर पाओगे। क्योंकि वो बीच में 7-8-10 दिन में उन्होंने मेरे को कई बार बोला कि भाई कोई इसमें वेरिएशन लेके आओ, तुम बिल्कुल फ्लैट पढ़ रहे हो। तो वो मैं कर नहीं पाया, और उसका कारण ये भी था कि मैं शायद उतना सीरियसली नहीं उसको वो कर रहा था, परस्यू कर रहा था। व्हाई? बिकॉज़ मैं घर आके कभी भी उसको रीड नहीं करता था, उसको मतलब याद नहीं करता था, या उसको मैं पढ़ता नहीं था। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये एक्टिंग इतना आसान नहीं है, और इसके लिए प्लीज़ अगर करनी है तो सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे 1 चांस और दो, मेरे को 2-3 दिन का टाइम दो, मैं इसमें वेरिएशन लेके आऊँगा। फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि आलोक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम टाइम वेस्ट करोगे, और देयर इज़ नो पॉइंट, तुम अपनी जॉब अच्छे से करो और उसी में अपना करियर बनाओ, व्हाई टू गेट इंटू दिस? मैंने कहा सर मुझे 1 चांस दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आ जाओ, 3-4 दिन क्या, तुम 10 दिन आओ, बट मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट देखना शुरू करता हूँ। मुझे लगा ये तो बहुत फर्मली इन्होंने सोच लिया है। तो मैं घर गया, मैंने घर जाके उसको रीड करा, कई बार रीड करा, मैंने रिकॉर्ड करा, फ़ोन से रिकॉर्ड करा, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मैं बहुत फ्लैट बोल रहा हूँ। उससे पहले मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि ये फ्लैट है। क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं क्यों टोकते हैं, हो सकता है मैं नया हूँ इसलिए मुझे बार-बार टोक रहे हो। तो मुझे वो रिकॉर्ड करने के बाद रियलाइज़ हुआ, और मैंने फिर उसको याद करना शुरू करा, और उसमें वेरिएशंस लाने शुरू करे। तो 3 से 4 दिन में मैंने एक बहुत अच्छा रिदम पकड़ लिया था। और देन उसके बाद मैं सर के साथ जब बैठने लगा, मैंने कहा सर अभी कोई इम्प्रूवमेंट है? तो सर ने कहा हाँ, तो ये तुमको अगर 3 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट है तो तुमने 10 दिन क्यों वेस्ट करे? तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं चल रहा था, और मैं शायद घर जाके वो सीरियसली उसको पढ़ भी नहीं रहा था। तो उसके बाद वो प्ले हुआ, और वो मेरा पहला प्ले था, और मेरा पहला प्ले जयरंगम, एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे, जयरंगम थिएटर फेस्टिवल होता है, मतलब काफी बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है उसका राजस्थान में। तो जयरंगम फेस्टिवल में हमारे को वो प्लेटफॉर्म मिला, और ये इत्तेफाक की बात है, वैसे तो हम लोग नॉर्मली वैसे ही प्ले करने वाले थे, बट मुझे मेरा पहला प्ले जयरंगम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे हुआ, और हमने प्ले करा, काफी मीडिया कवरेज हुआ। तो मुझे उस समय बहुत खुशी हुई कि भाई
इतने सारे अखबारों में, इतने सारे उसमें काम आया, तो दैट वाज़ माय फर्स्ट प्ले। और मेरा वहाँ से एक थोड़ा-सा डर और एक कॉन्फिडेंस, छोटा-सा एक कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक बहुत मामूली-सा एक वो मेरे अंदर बिल्ट हुआ कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मैंने 2-3 वर्कशॉप्स करी, सरताज नारायण माथुर सर हैं, अभिषेक मुद्गल के थ्रू, और संदीप लेले जी की एक वर्कशॉप करी, विशाल विजय जी की वर्कशॉप करी। तो इन लोगों के साथ काम करा, बहुत सारी चीज़ें समझी, उसके बाद मैंने कई सारे प्ले करे। अभिशप्त था एक प्ले, और भी कई सारे प्ले थे। कौवा चला हंस की चाल और मौलियर का, और ऐसे कई सारे प्ले करे। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा उसमें पकड़ आनी शुरू हुई। एक प्ले हुआ था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, और काफ़ी उसका अभिषेक मुद्गल का प्ले था, महाब्राह्मण करके। और वो प्ले का सेटअप भी डिफरेंट था, मतलब वो ऑडिटोरियम में नहीं हुआ था, वो बहुत खुले एरिया में हुआ था। शिल्पग्राम जो है जवाहर कला केंद्र में, वहाँ पे हुआ था। तो उसमें भी मुझे अभिषेक जी ने एक मौका दिया, और मतलब वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्ले रहा है। और उसमें मेरे साथ एक हमेशा एक दिक्कत रहती है, मुझे आज भी डायलॉग्स इज़िली याद नहीं होते, स्क्रिप्ट याद नहीं होती है। तो ये मेरे साथ स्कूल टाइम से है, मतलब स्कूल टाइम में भी मैं रट के कुछ चीज़ें नहीं करता था। मैं, मतलब अगर साइंस है, मैथ्स है या और भी चीज़ें हैं, तो मेरे को समझा दोगे तो मैं लॉजिकली चीज़ें समझता था और करता था, बट रटा मुझसे तब भी नहीं जाता था। ये मेरा ड्रॉबैक तब भी रहा है, और इस फील्ड में भी ये रहा है। हाउएवर, मैंने जितने भी प्ले करे हैं, उनमें मैं डायलॉग्स नहीं भूला हूँ, और वो मैंने बहुत फ्लो में अच्छे से करे। सो बट ये एक इश्यू है मेरे साथ। तो मैंने फिर कई सारे प्ले करे, और धीरे-धीरे मुझे मुझे जो पहला कैमरे का काम मिला, वो अ, हमारा ये क्राइम पेट्रोल में मिला। तो इसकी भी कहानी है, इंटरेस्टिंग है। आपने अभी कुछ एनएसडी के लिए कहा हुँ, कि हुँ। इसमें एक कोटा होता है। यस, आपने यस। इतने साल इतनी मेहनत की और ये सब अचीव किया। क्या आपको लगता है एनएसडी में अगर आपको चांस मिल जाता हुँ, हुँ। और ये कोटा सिस्टम बीच में नहीं आता, तो क्या आप और अ, ऊपर जा पाते अपने करियर में? ऑब्वियसली कोटा रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन बहुत सारी जगह है, मतलब रिजर्वेशन ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी, उन सब में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली हमको एक चांस भी मिल जाता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। रिजर्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे सीट्स भी बहुत लिमिटेड थी, मतलब पूरे हिंदुस्तान से अगर 19 सीटें हैं, 19 में भी शायद अ, अभी मुझे ढंग से याद नहीं है, शायद 19 सीटें जनरल की थी, या 19 में से कुछ जनरल की सीटें थी, ऐसा कुछ था। तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, मतलब लाखों लोग होते हैं जो चाहते हैं कि एनएसडी में हमारा सिलेक्शन हो और हम लोग करें, और लोगों का होता भी है। बट हाँ, वो सीट्स बहुत लिमिटेड है, और रिजर्वेशन वन ऑफ द फैक्टर है ही, वो सबके लिए है। और दूसरा ये था कि मैं उस टाइम पे ग्रेजुएट भी नहीं था, बट मैं ग्रेजुएशन के बाद शायद मैं ट्राई करता या अप्लाई कर लेता। बट मुझे उस टाइम पे लगा कि यार सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, और मैं अभी उतना परिपक्व नहीं हूँ, या उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं शायद इसमें, क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत स्ट्रिंजेंट है। सो यस। दैट्स द रीज़न। आई आई गेस नो हार्म नाउ हो गया, अब सब वापस ट्रैक पे आ गया उसके बाद। हाँ, अ, अभी करेक्ट, तक तो अपन ने बात की एक्टर आलोक शर्मा की। करेक्ट। अब फ़िल्म मेकर आलोक शर्मा के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। आपने कहा कि आपकी जर्नी क्राइम पेट्रोल से स्टार्ट हुई थी, तो हाँ, थोड़ा-सा वहाँ से भी बताएँ? तो मेरा प्राइमरी गोल हमेशा से एज़ अ एक्टर ही रहा है। मैं एज़ अ एक्टर ही एस्टेब्लिश होना चाहता हूँ। अ, अच्छा देखो, ऐसा है कि मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि मैं पहली बार रिजेक्ट ही हुआ हूँ, और सेकंड टाइम सेलेक्ट हुआ हूँ। मतलब मेरी जॉब्स में भी, और सेम कंपनी में। ऐसा नहीं कि किसी और कंपनी में सेलेक्ट हो गया, पहले में रिजेक्ट हो गया। तो अभी क्राइम पेट्रोल के लिए मैं गया था। क्राइम पेट्रोल के लिए बहुत अ, इत्तेफ़ाक की चीज़ थी वो। मेरा मैं जहाँ रहता हूँ जयपुर में, उसके कुछ 500 मीटर या लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही ऑडिशंस हो रहे थे क्राइम पेट्रोल के। तो मेरे कोई थिएटर मेट्स वहाँ पे ऑडिशन देने आए थे। तो वो शायद सुबह से वहाँ पे थे, ऑडिशन के लिए वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का क्योंकि ऑडिशन होना था। तो उनका फ़ोन आया दोपहर को कि आलोक भैया यार, वो
हम लोग यहाँ पे हैं और ऑडिशन में बहुत टाइम लग रहा है, तो हमको भूख लग रही है, तो आप कुछ खाने के लिए ले आओगे क्या? तो उन्होंने कहा, "आप कुछ केले वगैरह, फल वगैरह ले आओ।" मैंने कहा, "हाँ, ले आता हूँ।" तो मैंने वहाँ से कुछ खरीदा और मैं वहाँ पहुँच गया। पहुँचा तो मैंने उनको दे दिए केले वगैरह और बातचीत होने लगी। तो इतनी देर में जो ऑडिशन ले रही थी एक लेडी, मतलब वो कॉमनली हमको जानती थी, इसलिए उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे आलोक, आप क्यों नहीं ऑडिशन दे रहे हो? मैंने कहा, यार मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस लायक हुआ हूँ और मैं एक्टिंग में अभी इतना कुछ कर पाऊँगा कि मैं क्राइम पेट्रोल के लिए ऑडिशन दूँ। तो शी सेड कि अरे नहीं, आप तो दो ना ऑडिशन, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा, "आप वेट करो, मैं किसी को बोलती हूँ, तो जब नंबर आएगा तो आपको अंदर बुला लेंगे, तो आपका मैं नाम और वो लिख के अंदर दे देती हूँ।" ठीक है। तो हुआ क्या कि कुछ देर बाद एक लड़का आया। बाकी लोगों के ऑडिशन हो गए थे क्योंकि वो मेरे से पहले आए हुए थे। और उसने मुझे कहा कि आप भी ऑडिशन के लिए हो? तो मैंने कहा हाँ। तो वो बोलता है कि यार अब तो हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब देख लो आप। तो वो जो फीमेल थी, उन्होंने आके कहा कि नहीं यार, इनका ऑडिशन ले लो। तो उसने मेरा बहुत कैजुअली एक मोबाइल से उसने कहा कि अच्छा, आप यहीं पे एक अपना इंट्रो दे दो और एक छोटा-सा ऑडिशन आपका यहीं पे कर देते हैं। तो मैंने दे दिया। उसने कहा फिर ठीक है, आपको बता देंगे हम कुछ होगा तो। मुझे लगा यार ये तो इन्होंने बहुत कैजुअली, क्योंकि बाकी लोगों का अंदर जाके ऑडिशन हुआ था प्रॉपर सेटअप में। मुझे लगा इसने वैसे ही घास काट दी है और फिर मैं आ गया वापस। तो बाकी लोगों में जिन-जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको बुला लिया और मेरा नहीं हुआ उसमें। बट फिर मेरे पास वापस से कॉल आया कि एक बार आप ऑडिशन के लिए वापस आओ। तो मैं चला गया। फिर मेरा प्रॉपर सेटअप में एक ऑडिशन हुआ और उन्होंने कहा कि यार मतलब मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मे बी शायद वो वन ऑफ द डायरेक्टर थे या। तो उन्होंने जाते हुए मुझे देखा और उन्होंने कहा, "यार ये आप ऑडिशन के लिए आए हो?" मैंने कहा, "हाँ।" तो ही सेड कि, "यार ये डॉक्टर के लिए इनका चेहरा जा रहा है, तो इनको एक बार ये वाली स्क्रिप्ट दे दो।" उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, चेहरा देख के। तो उन्होंने कहा, "आप ये याद कर लो और याद करने के बाद अंदर आ जाओ।" उनका क्या, डॉक्टर वाला जो भी सिलेक्शन हुआ था ना, वो शायद आया नहीं या उसने मना कर दिया या कुछ तो ऐसा हुआ। तो दे सेड कि हमारे पास ये एक रोल है अभी, तो आप इसको याद करके अंदर आ जाओ। मैं याद करके अंदर चला गया। अब मेरे साथ दिक्कत है कि मैं इज़िली इतनी जल्दी तो याद कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैंने ये सोच लिया था कि भाई मुझे इनको फ्लो में डायलॉग्स चाहिए इनको। इनको अभी तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ शूट चालू होने वाला है। तो मैंने वो इम्प्रोवाइज़ कर लिया पूरा। मतलब शायद उसमें पहली और आखिरी लाइन ही मैंने मैच करी होगी, बाकी मैंने सब इम्प्रोवाइज़ कर लिया। और मैंने पूरा ऑडिशन हो गया वो। ही वाज़ हैप्पी कि अरे वाह! यार बहुत अच्छा है। भाई इनको डॉक्टर के लिए क्यों नहीं तुमने सेलेक्ट किया? मैंने कहा, उनको बताया था, मैंने कहा सर मैं तो पहले भी आया था। तो ऐसे करके कुछ बातचीत हुई और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया और मैंने उसके बाद डॉक्टर के कई सारे रोल्स करे अलग-अलग एपिसोड्स में। तो इस तरह से मैं क्राइम पेट्रोल में गया। तो मेरा पहला कैमरे का एक्सपीरियंस भी एक अच्छे चैनल पे, सोनी टीवी पे आता था क्राइम पेट्रोल, और क्राइम पेट्रोल बहुत अच्छा सीरियल रहा है अपने टाइम में। अभी भी चलता है। तो वहाँ से मेरा वो करियर चालू हुआ और मुझे वो कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्ड हुआ कि यार मैं कैमरे का भी काम कर सकता हूँ। हालाँकि मुझे क्राइम पेट्रोल में भी 1-2 एपिसोड्स में ऐसा हुआ है कि मैं लाइन्स बिल्कुल लगातार भूल रहा हूँ। मतलब अ, मुझे याद है अभी, मैं भूल रहा हूँ, बट मैं जैसे ही जो मेरे अपोनेंट दूसरे एक्टर थे उनकी आँखों में देखता हूँ और मैं लाइन्स भूल जाता हूँ। तो वो क्राइम पेट्रोल वाले भी समझ रहे थे कि यार आपके साथ ये एक दिक्कत है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड। तो एनीवे, मतलब मैंने धीरे-धीरे इस तरह से क्राइम पेट्रोल के कई सारे एपिसोड्स करे, फिर बीच में कुछ टीवी सीरियल्स में भी मैंने काम करा, जहाँ जो ज़ी स्टूडियो है जयपुर में, वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए और वहाँ पे मुझे छोटे-छोटे से रोल्स होते थे, वो मैंने करे। और फिर जो मेरा ये करियर फ़िल्म मेकिंग का है, वो कैसे फ़िल्म मेकिंग में हुआ। तो एक ग्रुप ऑफ इंडी फ़िल्म मेकर्स एक वेब सीरीज़ बना रहे थे। तो क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में आपके कनेक्शंस अच्छे, मतलब नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपकी लोगों से जान-पहचान होनी चाहिए। और तो वो मेरा बचपन से ऐसा रहा है व्यवहार कि मैं लोगों से व्यवहार कुशल रहता हूँ, मतलब कनेक्टेड रहता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कोई आज काम है तो मैं उससे आज बात करूँगा, मैं जनरली कनेक्टेड रहता हूँ। तो कोई एक शॉर्ट फ़िल्म के लिए मुझे किसी ने बुलाया था किसी के थ्रू, वो शॉर्ट फ़िल्म मैंने करी थी, तो वो टीम के कुछ लोग ये वाली वेब सीरीज़ बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि यार ये हमारे हमारे को लॉयर नहीं मिल रहा है, तो आलोक जी आप कर लोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं आ जाता हूँ ऑडिशन के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि उनको पता था, अच्छा वो इंग्लिश वेब सीरीज़ थी। तो उन्होंने कहा काम हमारा देखा हुआ है, हमारे पास अब ऑडिशन का भी टाइम नहीं है और हमने जो ऑडिशंस लिए उनमें से कोई हम सेलेक्ट नहीं कर पाए। तो इंग्लिश वेब सीरीज़ है, तो अ, उनको पता था कि मैं
अंग्रेजी में मतलब उतना कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ गया और मैंने वो सीन करा, सीन बहुत अच्छा हुआ है। हियर इज़ अनदर स्टोरी करके एक वेब सीरीज़ है यूट्यूब पे। तो वो मेरा एक वो टर्निंग पॉइंट था कि मैं उस टीम के साथ एसोसिएट हुआ धीरे-धीरे। फिर वो टीम बिल्कुल उनके लिए पहला काम था बहुत बड़ा, जो कोई वेब सीरीज़ 6 एपिसोड की बना रहे थे वो लोग, वो बहुत पहला काम था उनके लिए। और वो सारे इंडी फ़िल्म मेकर्स थे जो एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे आए और उन्होंने अपने ही पैसों से वो सीरीज़ बनाई। तो मैं उनके साथ एसोसिएट हुआ और उन्होंने मुझे ये बोला कि हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें, या कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, मतलब कि इसको ऐसे प्रमोट करना, ऐसे करना, इस तरह से। तो धीरे-धीरे उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो उसके बाद फिर बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे, तो मेरा एक छोटा-सा अ, ऐसा नेचर भी है कि मुझे लगता है कि किसी को मतलब मैं अगर कोई हेल्प कर सकता हूँ, जो मेरे पास सोर्सेज़ हैं उसके थ्रू, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो उनको कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो मेरे पास जो सोर्सेज़ होते थे उसके थ्रू मैं हेल्प करता था। तो इस तरह से लोग जुड़ते गए और अ, हमने कई सारे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करे जिसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। मतलब इनडायरेक्टली ऐज़ इन कि यार आलोक भैया, यार वो हमारे को यार एक कैफ़े चाहिए, तो आप कैफ़े करवा दोगे क्या? मैंने बात करी और कैफ़े करवा दिया। मतलब बजट नहीं होता था क्योंकि इन लोगों के पास, तो ये इनका ये मकसद था कि बहुत सस्ते में या बिल्कुल फ्री में कुछ हो जाए। तो मैं वो सब चीज़ें अरेंज कर देता था। तो इनको लगा कि यार आप तो इसमें एक्सपर्ट हो, तो व्हाई डोंट यू गेट इंटू दिस? तो मैंने कभी भी ये डायरेक्टली नहीं कहा कि नहीं यार, चलो मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ या कुछ भी। इट इज़ जस्ट दैट कि प्रोजेक्ट है, आलोक भैया यार ये 10 चीज़ें अरेंज करनी है, तो मैं धीरे-धीरे उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ और वो चीज़ें मैनेज होने लगी। सो दैट्स हाउ आई गेट इनटू दिस फील्ड। और ग्रेजुअली एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी रिसेंटली करा है, डाम एक सीरीज़ थी। वो एग्जीक्यूट भी पूरा मैंने ही करा है। और उसमें जो क्लाइंट डील था, क्लाइंट से बात करना, नेगोशिएशंस और जो भी कॉस्ट है, जो भी बजट है, वो सब चीज़ें मैंने अपनी टीम के साथ मिलके क्लाइंट का जो फ्रंट एंडिंग है वो सब मैंने करी। और उसके बाद फिर पूरे प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का जो काम होता है वो सब काम करा। उसके अलावा भी कई सारे रोल्स थे मेरे उसमें। तो दैट्स हाउ आई गेट इनटू फ़िल्म मेकिंग। तो अब मैंने कभी भी अपने आप को फ़िल्म मेकर नहीं कहा। वो तो लोग मुझे कहने लगे और ये पता नहीं नाम अपने आप जुड़ गया कि आलोक भैया एक फ़िल्म मेकर हैं, या सो दैट्स हाउ आई मुझे लोग फ़िल्म मेकर की तरह भी देखने लग गए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही थी तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एज़ अ राजस्थानी जो आप भी हैं, हुँ, हुँ। लगी ये फ़िल्म जो सीरीज़ थी। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लगता है मुझे। ये जो डाम जो सीरीज़ है, जी। अ, डाम एक्चुअली में कैसे आई ये भी बताता हूँ मैं आपको। अ, हमारी इंडी में फ़िल्म मेकर्स की एक टीम है, जिनके साथ मैं मिलके काम करता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरी एक्जिस्टेंस जो है, वो इन लोगों की वजह से है। मतलब मैं अगर एक्जिस्ट करता हूँ इस फ़ील्ड में एज़ अ फ़िल्म मेकर, तो वो बिकॉज़ ऑफ दीज़ पीपल, जिसमें हमारी पूरी टीम है, जो कोर टीम है, मतलब कार्तिक गोराना है, जो डायरेक्टर, राइटर है, अ, आकाश भालिया है, लक्की है, और पुनीत धाकड़ है, विश्वास पारिक है, मयूर है, और रवि ओझा, अनुराग, ये सब लोगों की हमारी कोर टीम है। मतलब हम सब लोग मिलके काम करते हैं। तो इनकी वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मतलब ये लोग नहीं होंगे तो मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर शायद काम ही नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज़ इनके साथ एक तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, और ये समझते हैं मुझे और मैं इनको समझता हूँ, तो एक बहुत अच्छे से काम एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि डाम कैसे आई? तो डाम हम लोग स्टेज जो ओटीटी है, जो राजस्थानी सीरीज़ बनाता है, तो ये लोग पहले हरियाणा में मतलब इनकी एग्जिस्टेंस थी स्टेज की। और एक किसी के थ्रू मेरे पास एक कॉल आया कि यार ऐसे-ऐसे करके इनको राजस्थान में राइटर्स चाहिए, बिकॉज़ ये यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनको कुछ राइटर्स सजेस्ट कर दिए कि ये राइटर्स हैं राजस्थान में। और फिर ये लोग आ गए यहाँ पे और इन्होंने काम भी चालू कर दिया स्टेज वालों ने। फिर मेरे पास एक कॉल आया कि आप भी कुछ स्टेज के लिए दो, कोई कहानी है आपके पास? तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब हम देखते हैं, सोचते हैं। मेरी टीम ने भी मुझे बोला कि अपन स्टेज को पिच करें। मैंने कहा नहीं यार, ये छोटे-मोटे प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए अपन काम नहीं करेंगे, अपन कुछ बड़ा करते हैं और उसमें इन्वॉल्व होंगे।
तब तक मेरे दिमाग में ये मिस थी कि किसी ने कोई छोटा-सा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म चलाया है और वो अभी धीरे-धीरे कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, तो हमको उस पे नहीं जाना है। मतलब नॉट बिकॉज़ कि राजस्थानी है, बिकॉज़ कि वो कोई नाम नहीं सुना है स्टेज ओटीटी का। फिर एक दिन मैंने शार्क टैंक का एक एपिसोड का एक छोटा-सा रील आया जिसमें वो स्टेज ओटीटी वाले शार्क टैंक में गए थे और उन्होंने वहाँ से फंडिंग भी ली है। तो उनकी जब बैक स्टोरी सुनी मैंने कि ये लोग जो शार्क टैंक में ये जो गए हैं स्टेज ओटीटी वाले, ये एक्चुअली में पहले इनका वायरल वीडियोस की एक मतलब वो थी, उसका नाम था विकी विकी कुछ तो नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वायरल वीडियोस की प्लेटफॉर्म था, मतलब फेसबुक पे। और तो मुझे लगा कि मतलब ये लोग स्टैब्लिश्ड हैं और वो फेसबुक ने इनका एक ही दिन में बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजन कि यूएस के इलेक्शंस को ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे, क्योंकि हर एक तीसरा यूजर इनका वो था, फॉलोवर था, जो इनका यूजर था। तो हर तीसरा आदमी इनका यूजर था। तो इस वजह से इनका वो पेज रातों रात उसने फेसबुक ने बंद कर दिया। और उसके बाद फिर इन्होंने ये स्टेज ओटीटी स्टार्ट करा। तो इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे लगा कि यार ये लोग फिर हल्के नहीं है, मतलब ये स्टेज का नाम बेशक नहीं सुना हो, बट ये स्टेज कहीं किसी स्टेज पे पहुंचेगा। सो देन वी डिसाइडेड कि यार इनके लिए अपन कुछ लिखते हैं और काम करते हैं। और फिर अ, अनुराग राठौड़ और कार्तिक और रवि, इनसे बात हुई और इन्होंने कहानी, 2-3 कहानियां सजेस्ट करी और उसको इम्प्रूव करते गए हम। और हमने एक कहानी इनको पिच करी स्टेज वालों को और उन्होंने फिर कहानी पे ओके करा और उसके बाद बजट पे। हालांकि बजट बहुत लिमिटेड था उनके पास, और एक बजट हमने बनाया था, उसमें हमने नेगोशिएशन करके फाइनल बजट तैयार करा। और वो बजट के लिए भी स्टेज वाले तैयार नहीं थे, उनके पास एक शायद लिमिटेड कोटा होता है, वो उससे ज्यादा स्पेंड नहीं करने वाले थे। तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था। मैंने स्टेज को भी मना कर दिया, मैंने अपनी टीम को भी बोला कि भाई इतने कम में नहीं करेंगे। फिर कुछ दिन और निकले, एक आध महीना निकला, फिर मेरी टीम ने मुझे कहा कि भाई अपने को, क्योंकि हमारे साथ एक दिक्कत क्या रहती है इंडी फिल्म मेकर्स के साथ, कि हमारे पास फंड्स, मतलब टैलेंट बहुत है, पूरी टीम बहुत टैलेंटेड है, बट फंड्स चाहिए होते हैं। किसी भी टैलेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, और कोई फिल्म बनानी है तो आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो हम लोगों के पास उतना नहीं है, मतलब छोटा मोटा लगा के हम कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बना सकते हैं, बट नॉट। तो मेरी टीम ने मुझे ये कहा कि ये अपन इसको, ये हमको एटलीस्ट 20 लाख तो दे रहे हैं, 20 लाख का बजट उन्होंने अप्रूव किया था। तो मैंने कहा भाई 20 लाख में नहीं कर सकते हैं, और वो सबके लिए फिर ऐसी दिक्कत होगी। तो दे सेड कि नहीं यार, अपने को कोई 20 तो दे रहा है, अपने को तो कोई 2-3 लाख भी नहीं देता, तो अपने को 20 मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट अपन, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होगा और हम लोग आपके साथ हैं, और अपनी फीसेस में हम सब मैनेज कर लेंगे, बट इसको आप ओके करो। तो जब मुझे लगा कि यार ये लोग इतने इंटरेस्टेड है और इतना कुछ इनके मन में है, तो फिर मैंने डिसाइड करा कि चलो अपन बात करते हैं, और हमने बात करके वो प्रोजेक्ट लिया और एग्जीक्यूट किया, और बहुत अच्छे से हुआ ईश्वर कृपा से। मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा हमारा। और राजस्थानी लैंग्वेज में था, बट हम टीम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग बाग थोड़ा सा वो करते हैं कि यार राजस्थानी है तो रहने दो, मतलब हिंदी पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उस तरह से। बट टीम में सारे लोग तैयार थे और हम लोगों ने फिर पूरा प्रोजेक्ट करा। और उसके बाद ये जब रिलीज हुआ, मतलब प्रोजेक्ट जब तैयार हो गया पूरा, हम लोग, मैं और जो डायरेक्टर है इसके कार्तिक गुराना, हम दोनों स्टेज के ऑफिस गए नोएडा में फॉर सम मीटिंग, और हम लोग लॉबी में वेट कर रहे थे। तो जो इसके ओनर थे, प्रवीण और प्रवीण सिंगल है, वो जब लॉबी में एंटर हुए तो उन्होंने हमसे वैसे ही पूछा कि आप लोग कौन। तो मैंने उनको बताया कि वी आर टीम डाम। तो ही वाज लाइक, मतलब उनका जो पहला रिएक्शन था ना, वही हमारे लिए हमारी डाम की जीत थी एक तरह से। तो ही सेड कि बॉस, आप लोगों ने कमाल का काम किया है, और हमारे स्टेज पे अभी तक इतना स्ट्रांग, इतना टेक्निकली स्ट्रांग कंटेंट नहीं आया है, तो यू पीपल डिड अ ग्रेट जॉब। और हमारे पूरे ऑफिस में डाम का ही अभी सबसे ज्यादा चर्चा है। तो वी वर हैप्पी कि यार चलो, इनका ऐसा रिएक्शन, और मतलब ही वाज एक्चुअली हैप्पी, मतलब वो उनके उससे एक्सप्रेशन से और उससे दिख रहा था कि भाई ये जेन्युइनली बहुत खुश है। तो उसके बाद फिर वो हमारे लिए सक्सेस का पहला
फीडबैक था या पहला एक वो था कि आपने अच्छे से सक्सेसफुली इसको, क्योंकि उस ओटीटी का ओनर अगर इस तरह की बात कर रहा है तो इट वाज समथिंग गुड फॉर अस। और फिर बाद में जब रिलीज हुई तो लोगों ने तारीफ करी उसकी, टेक्निकली भी और वैसे भी द एंटायर वेब सीरीज वाज गुड। तो दैट्स हाउ वी डिड दिस डाम। मतलब क्या हुआ डाम शब्द का? डाम का मतलब है राजस्थान में एक कुप्रथा है जिसमें आपने देखा होगा कि लोहे की सलाखों से उसको गर्म करके उपचार किया जाता है, मतलब किसी का ट्रीटमेंट करना होता है तो छोटे बच्चों का विशेषकर, तो उसमें क्या करते हैं, वो गर्म करते हैं, उससे दागते हैं, तो उसको दागने को डाम कहते हैं, उसको डाम लगाना कहते हैं। तो क्या होता है कि अब ये कुप्रथा इसलिए है बिकॉज जिनको ये आता नहीं है, मतलब जिनको ये प्रोसेस नहीं पता है, वो लोग भी इसको कर रहे हैं। तो गांव में बहुत सारे, जिनको अपन बोलेंगे भोपा बोलते हैं, यहाँ पे भोपा हो गए, बाबूसा हो गए, वो लोग ये करते हैं। और एक्चुअली में ये एक पद्धति थी, उपचार पद्धति थी पुराने टाइम में, उस सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन भी है। बट वो उसका मेथड और उसकी वो चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से होती है। अब क्या हुआ कि ये हर कोई उठ के स्टार्ट कर दिया और वो गर्म करते हैं सलाखों से और छोटे बच्चों को उससे दागते हैं, छोटे छोटे निशान लगाते हैं। उसकी वजह से कई बच्चों की मृत्यु भी हुई है। तो ये एक टॉपिक इसलिए था क्योंकि ये वन ऑफ दी एक ऐसी प्रथा है जो बंद होनी चाहिए, और अखबारों में आए दिन इसका कहीं ना कहीं आता है कि वहां पे डाम लगाने से इतने बच्चों की मृत्यु हुई या इस तरह से हुआ। तो हमने वो टॉपिक लिया और उस टॉपिक में इस प्रथा के साथ साथ हमने वो सुश्रुत संहिता का भी जिक्र करा है। मतलब हमने वो कंपैरिजन भी बताया कि एक्चुअली में ये था, ऐसा नहीं है कि इससे ट्रीटमेंट नहीं होता है या नहीं हुआ है कभी। इट इज जस्ट दैट कि अब जो लोग कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं और वो बिना बिना कुछ ज्ञान के कर रहे हैं। और उसके चारों तरफ हमने एक सस्पेंस थ्रिलर गढ़ा और वो लिखा। तो ये जो फिल्म है वो एक सस्पेंस थ्रिलर है, जीवन के मर्डर इतने साल मिस्ट्री। राजस्थान में निकालने के बाद भी इस के बारे में कोई आइडिया नहीं था मुझको। हाँ, अम, तो ये ये गांव में दिस बहुत छोटे छोटे से गांव है ना, वहां पे आज भी एग्जिस्ट करती है। भीलवाड़ा के आसपास में काफी गांव हैं ऐसे। और उड़ीसा में भी जब हमने इस पे रिसर्च करनी शुरू करी, टीम ने, जब कार्तिक और अनुराग ने और इन लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी, तो देखा कि ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, ये उड़ीसा में, एमपी में, सब जगह पे इस तरह की प्रथाएं चल रही है। उनका अलग अलग नाम है। राजस्थान में उसका नाम डाम है। अच्छा, तो तो उसके इर्द गिर्द है ये कहानी। इस सीरीज में राजस्थान के कल्चर को, ट्रेडिशंस को किस तरीके से आप लोगों ने प्रिजर्व करने की कोशिश की, कैसे दर्शाया? देखो ऐसा है, दो चीजें हैं, मतलब प्रिजर्व करने की कोशिश करी है, या एक तो जो डायलेक्ट है, जो रीजन की कहानी हमने उठाई है। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में हर कुछ किलोमीटर्स के बाद जो टोन है वो चेंज हो जाता है, एक्सेंट भी चेंज हो जाता है, शब्दावली भी चेंज हो जाती है। राजस्थानी तो एक बड़ा शब्द हो गया, पर राजस्थानी में मारवाड़ की अलग वो है, हम्म, जोधपुर की साइड हाँ, जाएंगे तो अलग टोन, शेखावटी है। शिखा, हाँ। तो इस तरह से है। जी। तो हमने भीलवाड़ा के पास में जो डायलेक्ट होता है, जो एक्सेंट है, या जो वो हमने एक तो उसको वैसा का वैसा ही रखा है। ऐसा नहीं करा है कि उसको जनरल राजस्थानी या हमने बिल्कुल, तो एक तो वो हमने कोशिश करी है कि वहाँ का जो शब्द है और वहाँ की जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो अपन यूज करें। दूसरा, जो भी परिवेश होता है, मतलब उस गांव में या इस तरह के गांव में पगड़ी बांधने का कल्चर है या कुछ और है, वो हमने सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखाया है। हमने कुछ भी अपनी तरफ से उसमें नयापन नहीं दिखाने की कोशिश करी है, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं करी है। मतलब लोग तुरंत देखते ही रिलेट कर पाए कि यार ये तो यार भीलवाड़ा साइड के गांव की कहानी है ना, और गांव से गांव रिलेट हो जाए, तुरंत देखा और उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मतलब प्रॉपर किसी गांव खेड़े की कहानी है। अच्छा, गांव में भी ऐसा है कि आप देखोगे गांव और खेड़े होते हैं, मतलब खेड़े बहुत छोटे छोटे से गांव होते हैं जिसमें शायद 500, 250, 300 लोगों का एक छोटा सा खेड़ा, उसको उसको भी गांव बोलते हैं। तो और कस्बे अलग तरह के हैं, तो वहां पे थोड़े से आपको मॉडर्न लोग मिल जाएंगे, और ऊपर आएंगे तो आप सिटीज में थोड़े और मॉडर्न लोग मिलेंगे। राजस्थान में एक दिक्कत और है
जैसा गुजरात में और महाराष्ट्र में नहीं है। वो लोग क्या है अपनी लैंग्वेज को बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत उससे गर्व से बोलते हैं। घर पे भी यूज होती है। मैं भी जैसे अपने घर पे हिंदी में ही बात करता हूँ। मेरे घर वाले सब हिंदी में बात करते हैं। बट मैंने देखा है कि गुजरात में एक वेल ऑफ फैमिली भी है, एजुकेटेड लोग भी हैं, वो भी गुजराती में बोलना पहले प्रेफर करते हैं। और महाराष्ट्र में भी मैंने ये नोटिस करा है। बट राजस्थान में थोड़ी सी एक डिस्कनेक्ट है जहाँ पे सब लोग नहीं बोलते और हम भी नहीं बोलते। मतलब मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बट मैं आज भी नहीं बोलता हूँ। पर मेरी बेटी को हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मतलब राजस्थान में बीच बीच में बोल के उसको इससे अवगत रखें या उसको ये पता रहे कि हाँ ये भी एक लैंग्वेज है और इसमें भी बात हो सकती है। सो जी। दैट्स हाउ इट इज। बाकी ये रहा। मेरा भी सबसे ज़्यादा ध्यान इस तरफ इसीलिए गया क्योंकि मेरे दादाजी और दादी जी दोनों मारवाड़ी में बात करते हैं हम्म। और वो बचपन से ही मारवाड़ी संगीत बहुत सुनाते थे हमको। अच्छा। तो मेरा उनसे एक बार सवाल था कि क्या कोई राजस्थानी फ़िल्म है जो मैं देख सकती हूँ? क्योंकि हम्म। मुझे फ़िल्म बनाने का बचपन से ही था कि मुझे फ़िल्में बनानी है। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा ज़्यादा फ़िल्में बनती नहीं हैं राजस्थानी करेक्ट। या मारवाड़ी भाषा में। तो मुझे सुन के बहुत दुःख हुआ कि हम्म। मे मेरे एंसेस्टर्स की जो भाषा है, हम्म। उसमें उसको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा। बाकी लोग अपनी भाषा का बहुत प्राउडली बोलते हैं। करेक्ट। तो अब जैसे आपने ये सीरीज़ बनाई है, तो हम्म। उसकी आपके हिसाब से ऑडियंस कौन होनी चाहिए? या आप किस किस ऑडियंस के लिए आपने ये सीरीज़ बनाई थी? देखो मतलब टू बी फ्रैंक और बिल्कुल सच बोलूं तो हमारे दिमाग में कभी भी ये मोटिव नहीं था कि चलो अपन राजस्थान को या राजस्थानी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। सच्चाई तो ये है। और हमारा तो ये था कि हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हमें एक फिल्म बनानी है, हमें अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है। और स्टेज वालों ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी। अदरवाइज कोई और हिंदी प्लेटफॉर्म आता तो शायद हमारी प्रेफरेंस पहले हिंदी को टच करना होती। तो हम हिंदी वाली वेब सीरीज बनाने में पहले इंटरेस्टेड होते। हाउएवर इन दिस प्रोसेस हमें ग्रेजुअली लगा कि लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ऐसा तो नहीं है कि ये लैंग्वेज सुनने में कुछ खराब लगती हो या सब, तो सुंदर लैंग्वेज है। और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, इस प्रोसेस में थे हम लोग, तो जो डायरेक्टर हैं वो भी बिल्कुल ऐसे मारवाड़ी बोलते हैं या ऐसा नहीं है कि उनकी उस पे पकड़ बहुत अच्छी है। तो जब इसका ट्रांसलेशन, स्क्रिप्ट पहले हिंदी में बनी फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो अनुराग राठौर और रवि ओझा इन दोनों ने मिलकर उसको ट्रांसलेट करा। तो वो जो प्रोसेस चल रहा था तब थोड़ा लगा कि यार ये हम लोग कितने पीछे हैं इसमें। मतलब आज हमारे को हमारी स्टेट की लैंग्वेज में कुछ बनाने को मिला और हम खुद उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, या अ, हमारे को कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसमें एक्सपर्ट हो। तो मुझे वहां पे मतलब एक लगा ये डिस्कनेक्ट है। और दूसरा क्या सवाल था अपना? सवाल से जल्द चला गया। दूसरा सवाल ये था कि मतलब ऑडियंस फिर आप किसको एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, इस सीरीज़ की ऑडियंस कौन होगी? करेक्ट। तो फिर जब ये बन गई तो हमें ये था कि देखो हमने जब खुद ने देखी तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही थी। तो एक तो ये रियलाइज हुआ कि भाई ये लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अब जब हम अपनी खुद की फिल्म देख रहे हैं तो हमारे को एक एक सीन समझ में आ रहा है। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्या बोल दिया या ये सीन में क्या बताना चाह रहा है। तो हमें ये बहुत क्लियरली पता था कि भाई ये हर आदमी जो हिंदी बोलता है या हिंदी समझता है वो ये सीरीज देख सकता है और उसको ये कंप्लीटली समझ में आएगी। और क्योंकि सस्पेंस था उस फिल्म में, मर्डर मिस्ट्री थी, तो अ, उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि भाई ये राजस्थान के हर उस आदमी के लिए बनी है। इनफैक्ट दुनिया के हर उस आदमी के लिए बनी है जो हिंदी समझता है। वो मोटा मोटा पूरी फिल्म समझ सकता है। और राजस्थानी तो जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं राजस्थानी लैंग्वेज बोली तो जाती है, तो उतनी समझ तो है, तो उनकी समझ थोड़ी सी ज्यादा है। तो वो लोग तो मतलब वो सब लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत क्लियर हो गया कि यार ये फिल्म बहुत लोगों तक पहुंच सकती है और इसको पहुंचाया जाए। इट इज जस्ट दैट कि प्रॉपर मार्केटिंग हो, प्रॉपर उसका प्रमोशनल एक्टिविटीज हो, तो हर कोई देख पाएगा उसको। पहुंचेगी नहीं तो नहीं देख पाएंगे, बट पहुंच जाएगी तो वो देखेंगे भी और समझ भी पाएंगे। तो ये फिल्म सब हर राजस्थानी के लिए थी। जब हमने स्टार्ट किया था तब तब कभी भी दिमाग में ये नहीं था कि यार ये जयपुर शहर के सारे लोग देख सकते हैं। तब ये था कि हाँ भाई ये गांव ढाणी और
कस्बों के लोग तो जो मारवाड़ी में बातचीत करते हैं वो तो देख ही सकते हैं। बट देन लेटर ऑन जब हमने खुद ने देखी और हमारे को रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत ईज़ी है, तो फिर क्लियर हो गया। और तो लोग अब बनाएँगे आप? शायद थोड़ा फ़ोकस होगा राजस्थानी हाँ, मूवीज़ की अभी तरफ? हमने स्टेज वालों ने हमें कॉन्टैक्ट करा है वापस से इस सीरीज़ के बाद, क्योंकि देखो उनको भी उन्होंने भी कई फ़िल्म मेकर्स के साथ काम किया है यहाँ पे जब वो लॉन्च करा उन्होंने। तो उनको भी धीरे-धीरे रियलाइज़ होगा कि भई उन्होंने भी पिक एंड चूज़ करे होंगे कि यार ये लोग ऑब्वियसली अब उनके पास जो पहले जो क्राउड था, अब उन्होंने उसमें से सेलेक्टेड लोगों को चूज़ कर लिया कि यार ये अच्छी फ़िल्म बनाते हैं और इनसे हम आगे काम करेंगे। तो स्टेज के साथ भी हमारी ये बातचीत हुई थी। उन्होंने तो ये कहा था कि एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन भी कर लेते हैं, 2 या 3 फ़िल्मों का एग्रीमेंट कर लेते हैं। बट हमें लगा कि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि 2-3 फ़िल्मों के लिए। बट उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट के लिए बोला अभी खाटू श्याम जी के लिए के ऊपर एक फ़िल्म बनाने के लिए। तो उसपे हमने कहानी-वहानी लिख के दी है, अभी बजट उनको दिया है, तो बजट पे भी फाइनल बातचीत होनी है। अगर बजट अप्रूव हो जाता है, तो हो सकता है कि हम अगली फ़िल्म स्टेज वालों के लिए बनाएँ। तो अब तो फ़िल्म है, इससे पहले वेब सीरीज़ थी। सो दैट्स हाउ। ये तो बहुत ही गर्व की बात होगी कि खाटू श्याम जी पे स्टोरी बने। करेक्ट, बहुत करेक्ट, बचपन से जाते आ रहे हैं जिनके मंदिर, उनकी स्टोरी देख के करेक्ट, स्क्रीन पे तो मज़ा ही आ जाएगा। राइट। अम, अब अपन बात करते हैं आपके दोनों एक्सपीरियंसेस की। आपने थिएटर में भी काम किया है, आपने कैमरा के सामने भी क्या काम किया है। आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं मैंने काम किया है ना? मैंने थिएटर में भी काम किया है, इसमें भी काम किया है। पर मैं आज भी ये मानता हूँ और समझता हूँ कि मैं शायद टेक्निकली और अ, थ्योरेटिकली भी उतना स्ट्रॉन्ग दोनों में ही नहीं हूँ। मुझे काम पता नहीं ईश्वर कृपा से मिल रहा है और मैं काम करता भी जा रहा हूँ और लोग बाग मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। तो ये कहीं न कहीं ईश्वर कृपा ही है। अदरवाइज़ मैं उतना शायद आपको मैं अगर जवाब भी कोई भी अगर जवाब दूँगा, जो भी आपने सवाल करा है, तो हो सकता है वो टेक्निकली जवाब ठीक ना हो। बट मैं धरातल पे जो आज की स्थिति में जो मैं देख पा रहा हूँ, जो एक आम आदमी देख के सोचता होगा या उसको समझता होगा कि यार थिएटर ये है और कैमरा ये है। मैं आपको वैसा जनरल एक जवाब दूँगा और वो मेरी समझ से, जो मैं किसी चीज़ को जनरली एक तो होता है कि आप पढ़ के किसी चीज़ को देखो और उसको समझो और एक होता है कि आपने पढ़ा नहीं है उसके बारे में बट आप उसको अपनी ऊपरी दृष्टि से देख के आप समझते हो। तो मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ और इनफैक्ट हमारी टीम में सारे लोग वैसे ही हैं। किसी ने भी कोई फ़िल्म की पढ़ाई नहीं करी है आज तक। ना हमारे एडिटर जो हैं, एडिटर धीरे-धीरे एडिटिंग करते-करते सीखे वो तो जो काम के जो एडिटर हैं, वो साइकिल वो थे उसको क्या बोलते हैं? स्टंट राइडर्स जो होते हैं ना, तो साइकिल पे वो जी। स्टंट्स वगैरह किया करते थे। तो अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाने के लिए वो किसी से कैमरे से बनवा के और वो घर पे आके एडिट करते थे उसको। तो यूट्यूब से देख-देख के उन्होंने सीखा और वो वन ऑफ द बेस्ट एडिटर है राजस्थान में। तो हमारे साथ 2 एडिटर एसोसिएटेड हैं, मयूर और लकी। ये दोनों ही बहुत अच्छे एडिटर्स हैं और लकी ने इस तरह से सीखा, उसने कोई इंस्टीट्यूट नहीं जॉइन करा, उसने कोई कॉलेज नहीं करा, उसने कोई कहीं पे जाके कुछ नहीं सीखा। तो आप उसमें एडिटिंग देखोगे नाम में तो आपको लग जाएगा कि भाई ये कोई प्रोफेशनल एडिटर ही है। इसी तरह से जो डीओपी है और जो हमारे जो कैमरामैन कैमरा टीम है, उनमें से भी किसी ने भी कोई एग्ज़ाम या कोई क्लासेस या कोई इस तरह का कैमरे से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं करा। इसी तरह हमारे डायरेक्टर और राइटर हैं, उन्होंने भी कोई कोर्स नहीं करा बट दे आर दी बेस्ट इन राजस्थान और वो उन इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीम है ये वाली। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और मैंने भी कोई कोर्स या कुछ कहीं सीखा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि मेरी जो जनरल नॉलेज है या मेरी जो समझ है, मेरे जो लॉजिक्स हैं, जो मेरी अपनी समझ है, उससे मैं काम को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और काम सारे होते हैं ईश्वर की कृपा से। तो जो आपने थिएटर और कैमरा का जो डिफरेंस पूछा वो बहुत जो सिंपल सा डिफरेंस है वो ये है कि हम जब थिएटर देखते हैं, मतलब कोई प्ले देखने जाते हैं, वो भी कहानी कह रहे होते हैं और हम फ़िल्में देखते हैं तो उसमें भी कहानी कही जाती है। जो थिएटर में हो रहा है वो सब एक बार में हो रहा है मतलब उसकी एक रिहर्सल हुई है एक लंबे समय तक और वो प्लेट उस पे आते हैं, उसमें कोई रीटेक्स नहीं होते हैं, कोई टेक्स नहीं होते हैं। आपने जो कह दिया उस मंच पे वो लोगों तक पहुँच गया। वहाँ पे एक्सप्रेशंस आपको थोड़े से लाउड रखने पड़ते हैं क्योंकि जो पीछे बैठी हुई दर्शक है, जो पीछे वाली दीर्घा में बैठी है दर्शक,
उस दर्शक को भी वो एक्सप्रेशन से समझ में आ जाए कि ये गुस्सा कर रहा है या ये आँखें दिखा रहा है या ये कुछ इस तरह का। तो ये तो मोटा-मोटा उसका थिएटर का ये है प्रारूप। और हम अगर कैमरा पे आते हैं तो कैमरा पे आपको जो एक्सप्रेशन है वो उतने लाउड नहीं करने होते हैं, क्योंकि कई बार आपका क्लोज़अप कट रहा होता है तो आपको बहुत छोटे से आँख के जेस्चर से भी आप बात कह देते हो और वो दर्शकों को दिख भी जाती है बड़े पर्दे पर भी और लैपटॉप या मोबाइल पे भी अगर वो दिख रहा है तो उसमें पता चल जाता है। और उसमें रीटेक्स होते हैं। आप कई बार कई रीटेक्स होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप कई एंगल से कैमरे पे आप कई एंगल से उसकी कही भी बात को देख सकते हो। तो आपका जो ब्रेन है उसको उस तरह से प्रोसेस कर पाता है। मतलब हम वो 3D इफेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, ना पर्दे पर है और जो थिएटर में है वो तो ऑब्वियसली फोर्थ वॉल इसलिए बोला जाता है कि वो एक डायमेंशन पर ही प्ले हो रहा है। बट यहाँ पे हम उसको उस तरह से प्रोसेस कर पाते हैं क्योंकि अलग-अलग एंगल से वो शॉट लिए हुए होते हैं। और एक्सप्रेशन इतने लाउड की जरूरत नहीं होती। माइक्स होते हैं, आपको बोलने में भी बहुत लाउड नहीं बोलना है। थिएटर में आपको बहुत लाउड बोलना पड़ता है, पीछे तक आवाज जाए। और तो ये बेसिक मोटा-मोटा ये डिफरेंस है। इसमें आपको रीटेक्स मिलते हैं, उसमें आपको रीटेक्स नहीं मिलते हैं। वहाँ पे आपको एक बार में कहानी अपनी कहनी है, यहाँ पे आपको कहानी कहने के अलग-अलग मौके मिलते हैं। और जी। आपका अगर पर्सनल एक्सपीरियंस लेके चलें अपन एज एन एक्टर, जब आप खुद प्रिपेयर करने जाते हैं रोल के लिए, जब आप थिएटर के लिए रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जब आप ऑन स्क्रीन रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपको एज एन एक्टर क्या डिफरेंस लगा कि मुझे किसी जगह पे किसी चीज पे फोकस करना पड़ता होगा और ऑन स्क्रीन पे किसी और तरह से फोकस करना पड़ता है? देखो, टेक्निकली दोनों में देखने का तरीका भी डिफरेंट है। जो थिएटर है, जैसे थिएटर में मैंने कुछ याद करा और मैंने आके उसको एक्ट कर दिया एक ही बार में। जो होना है वो, मान लो 1 घंटे का प्ले है तो 1 घंटे में जो भी होना है वो वहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। थिएटर में एक फ़ियर था, वो ये फ़ियर था कि यार मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ और स्टेज पे मैं ये डायलॉग्स लगातार बोलने वाला हूँ और कहीं मेरे से फंबल नहीं हो जाए, कहीं मेरे से कोई लाइन मिस नहीं हो जाए। तो वो फ़ियर के साथ जाते थे, बैक ऑफ द माइंड वो फ़ियर होता था और हमारे को ये भी पता होता था कि लाइव ऑडियंस है, वो एक्ट करना, तो वो एक फ़ियर था। सिमिलरली यहाँ पे भी एक फ़ियर है, यहाँ पे जब कैमरा नहीं होता है, तो मैं हो सकता है कि मैं फ्लो में बहुत सारे डायलॉग्स भी बोल लूँ और मेरे को मेरे एक्सप्रेशंस भी अलग हो। द मोमेंट कैमरा सामने आता है और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्टर्स के साथ है। हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, मैं थोड़ा कम कॉन्फिडेंट हूँ, बट ये होता है। मतलब इनफैक्ट बड़े-बड़े एक्टर्स ने भी बोला है कि आज भी कैमरा जब सामने आता है तो हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो अभी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो कैमरा जब आता है तो वो एकदम से कॉन्शियसनेस आ जाती है और अ, उसको डील करना भी एक कला है। मतलब आप बार-बार जब शूट करते हैं, बार-बार जब आप कैमरा एक्टिंग करते हैं तो आपको उसका एक आदत आ जाता है। बट हाउएवर द कैम जब भी कैमरा सामने आता है तो ये एक छोटा-सा फ़ियर आता है। तो फ़ियर वहाँ पे भी है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाइन्स याद होनी बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ, इधर थिएटर में भी और इधर भी। यहाँ चलो आपको एक बार को रीटेक करने के लिए, पर रीटेक करने में भी ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन का टाइम मिल गया, आपको उतना ही टाइम मिलता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो उतनी देर में आपको वापस से वो लाइन्स याद करनी होती है। इम्प्रोवाइज़ेशन की दोनों दोनों तरफ ही संभावनाएँ हैं। आप इम्प्रोवाइज़ थिएटर में भी कर सकते हो और इम्प्रोवाइज़ करने के बाद वहाँ पे तो जो इम्प्रोवाइज़ कर दिया वो लैंड होगा वैसा का वैसे। यहाँ पे आप इम्प्रोवाइज़ करते हो सकता है डायरेक्टर आपको बोले कि नहीं यार, ये इम्प्रोवाइज़ करने से मीनिंग नहीं बन रहा है, इसको इस तरह से देखो। सो दैट्स हाउ दोनों में अपना-अपना एक फ़ियर है और मेरे लिए तो लाइन्स याद करना ही एक सबसे बड़ा टास्क है। लाइन्स अगर भगवान ने ये कृपा कर दी कि मेरे को डायलॉग्स याद हो गए तो शायद मैं अच्छा अभिनेता बन जाऊँ। आपको शायद बड़ी स्क्रीन पे दिखूँ और आप लोग कहोगे अरे ये तो मैंने इसका इंटरव्यू लिया था। सो दैट्स हाउ। कोई ऐसा लेसन या स्किल जो आपने थिएटर से सीखी और फिर अप्लाई फ़िल्म्स पे की? अ, नहीं, मेरे लिए तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि यहाँ से सीख के इधर कुछ अप्लाई कराओ, क्योंकि मेरे लिए बहुत अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अ, उधर देखो, उधर लाइट की सेटिंग्स सेट रहती हैं हमेशा, जो थिएटर है। यहाँ पे आपको लाइट बाहर के मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से और अलग-अलग तरीके से सेट करनी पड़ती है, ऑन स्पॉट सेट होती है।
ऐसा नहीं है कि आपने पहले से सेट कर दिया और ये लाइट्स का ये सीक्वेंस रहेगा और ये जलेगी और ये बुझेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आप सेट पे जब जिस दिन शूट करने गए हो, उस दिन लाइट्स डिसाइड होती है और फिर उसके बाद एक लाइट की टीम होती है और वो चीज़ें डिसाइड करती है और फिर फाइनल होता है। सो इधर से उधर कुछ इम्प्लीमेंट करने जैसा तो नहीं है। बट आपने जो इससे पहले बात कही, मेरे अकॉर्डिंग तो सर ये जो आपकी जर्नी रही है यही काफी बड़ी सक्सेस की तरह देखती हूँ मैं। काफी सारे ट्विस्ट्स रहे, कॉर्पोरेट जॉब, उससे निकलना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल ही रहा होगा क्योंकि इट्स नॉट कन्वेंशनली नॉर्मल। हाँ एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने जॉब छोड़ना ऑब्वियसली इतना इजी नहीं होता और किसी को भी मैं बताता हूँ तो कहता है कि भाई ये बहुत बड़ा स्टेप है। और मेरे लिए एक्चुअली में था क्योंकि मेरी फैमिली थी, मेरी बेटी भी हो गई थी उस समय, मतलब बेटी होने वाली थी। 2016 में मैंने जॉब छोड़ी है, बेटी मेरी 2017 में हुई है। तो जब मैंने डिसीजन लिया, ये डिसीजन भी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था और अपना टीवी का कुछ काम जो क्राइम पेट्रोल और उसका जो उस समय मिलता था, वो दोनों मैनेज कर रहा था मैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भई ये ना मेरी जॉब ढंग से मैं कर पा रहा हूँ, ना मैं ढंग से वहाँ का काम कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे या तो ये करना है या फिर ये करना है और मेरी पहली चॉइस हमेशा से एक्टिंग थी, तो मैंने चूज़ करा कि चलो मैं एज़ अ एक्टर अपना करियर परस्यू करूँगा। और मेरे पास कुछ पैसा इन सालों में जमा हुआ था, मेरा जो पीएफ का पैसा था। तो मैंने कुछ चीज़ें प्लान करी और फिर मेरे लिए कंसेंट लेना ज़रूरी था मेरी वाइफ़ से और मेरी मदर से। क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा है और उनको लगेगा कि अरे भाई जॉब छोड़ के आ रहे हो तो। मेरी वाइफ़ जॉब में थी और उनका टच वुड ईश्वर कृपा से बहुत सपोर्ट रहा इस ओवरऑल जर्नी में। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने पहली बार में बोला कि अगर आपको अपना करियर उससे बनाना है तो मैं शी इज़ विद मी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं हूँ आपकी आपके साथ, आप छोड़ सकते हो। मेरी मदर को थोड़ी-सी वो थी दिक्कत क्योंकि पुराने लोग हैं और उनको लगता ही है कि भाई जॉब छोड़ के इस करियर में कब तुम्हारे को कुछ कमाने को मिलेगा, क्या होगा? बट मेरी मदर को भी मैंने कन्विंस करा और मैंने कहा मुझे थोड़ी टाइम के लिए मौका दो, मैं कर लूँगा सब मैनेज। और उन्होंने ओके करा तब जाके मैंने जॉब पे से रिज़ाइन करा और बहुत मैंने आराम से जॉब छोड़ी। उसके बाद मैंने वर्कशॉप्स करी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगले 6 महीने में जयपुर में थिएटर करूँगा और फिर उसके बाद बॉम्बे चला जाऊँगा। जो मेरी सेविंग्स थी, पीएफ-वीएफ का जो भी पैसा आया था, वो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाके भी कोई कोर्स वगैरह करूँगा किसी बड़े इंस्टीट्यूट से 1 डेढ़ साल का और उसके बाद फिर मैं बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ मेरी जो वाइफ है वो शी इज़ द ओनली डॉटर और तो मेरी मदर इन लॉ अकेली थी और उनका कुछ ट्रीटमेंट चालू हुआ उस समय। तो उस समय मेरा जाना ठीक भी नहीं था और मैंने डिसाइड करा कि चलो मैं इनकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब जाऊँगा, तो उनको कीमोथेरेपीज़ वगैरह स्टार्ट हुई। तो वो एक वो था डिसीजन था कि चलो मैं अभी नहीं जाके बाद में जब सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी तब जाऊँगा। पर वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरा वो पैसा भी एग्ज़ॉस्ट होता गया और मतलब मेरा पैसा एग्ज़ॉस्ट होता गया एज़ इन मेरे खुद के जो खर्चे थे उन्हीं में। तो टाइम पीरियड बढ़ता गया और फिर मैंने 2018 में डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि थिएटर से वो वैसी अर्निंग नहीं थी और जो टीवी के काम जो थे यहाँ पे जयपुर में, उसमें भी बहुत अमाउंट बहुत छोटे-छोटे से होते थे। मतलब यहाँ पे तो बहुत ही कम पे करते थे ये लोग ₹1500 पर डे और इस तरह से, व्हिच वाज़ वेरी लेस। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड करा कि मैं खुद का कुछ काम स्टार्ट करता हूँ। ये साथ में ग्रेजुअली मैं मेरा आज भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे को बहुत क्लियर है कि मेरा प्राइमरी मोटिव एक्टिंग है और फ़िल्म मेकिंग उसके साथ-साथ पैरेलली चल रहा है और नौकरी ये जो जो भी मैं कर रहा हूँ, वो मेरी ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहा हूँ या वो पैसा जो मुझे आगे बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होगा। तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा, जो फैमिली बिज़नेस था उसी को मैंने अलग से जॉइन करा पेस्ट कंट्रोल का। तो हम लोग पेस्ट कंट्रोल भी करते हैं। मेरा वो बिज़नेस है, उसके साथ-साथ मैं फ़िल्म मेकिंग और ये सब कुछ कर रहा हूँ 2018 से अभी तक। काफी स्ट्रगल, मेहनत, काफी चीजों का जुड़ना हुआ है आई हाँ, थिंक आपके देखो लिए। स्ट्रगल तो क्या है कि मैं वो शब्द भी यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये सब प्रोसेस है मतलब द मोमेंट हम स्ट्रगल बोलते हैं ना तो आप अपने आप पावरलेस हो जाते हो। मतलब आप उस तरह से चीज़ों से डील ही नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर ये लगता है कि यार मैं जैसे मुझे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अरे बॉम्बे तो जाके बहुत स्ट्रगल होगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई ये वो स्ट्रगल नहीं है।
वो उस करियर का या वो जो भी हमने चूज़ करा है, उसका एक प्रोसेस है। मतलब आप वहाँ जाओगे तो आपको जाते ही रोल मिल जाएगी, आइए सर। भई नौकरी में तो क्या होता है कि आपको पहले से ऑफर लेटर मिल गया और आपको जाके काम करना है। इस वाले करियर में आपको जाते ही काम मिल जाए ज़रूरी नहीं है। तो आप बॉम्बे गए, तो एक प्रोसेस से आपको निकलना पड़ता है। प्रोसेस एज़ इन कि आप वहाँ जाएँगे, आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, आप अलग-अलग तरह के ऑडिशंस दोगे, किसी में सिलेक्शन हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। हो सकता है सेलेक्ट होने के बाद कुछ चीज़ें मैच करें, कुछ चीज़ें नहीं करें, वो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो स्ट्रगल नहीं है, अगर आप उतने टैलेंटेड हो कि आप उस जॉब में या उस करियर में जा सकते हो, तो जाना चाहिए और उसका एक प्रोसेस है, जिसको स्ट्रगल नाम देना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो आपको पावरलेस ही करता है कि अरे यार, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहते हो ना, मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि मैं तो यार बॉम्बे स्ट्रगल करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तू स्ट्रगल ही करेगा फिर। मतलब आप ये बोलते हो कि मैं स्ट्रगल करने जा रहा हूँ, तो आप स्ट्रगल ही करोगे फिर। आप ये बोलो कि मैं यार वो करियर बनाने जा रहा हूँ और मैं जो भी ऑडिशंस होंगे वो दूँगा और जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करूँगा। उसके बाद जब भी 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल में जब भी काम मिलेगा, तब मिल जाएगा। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को 15 साल के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कामों के बाद एक बड़ा काम मिला और वो आज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है और वन ऑफ द मतलब डिमांडिंग एक्टर है। बहुत सारी फ़िल्मों में काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको 15 साल में काम मिल जाएगा, बट उसको स्ट्रगल कह के तो नहीं जाना चाहिए। मिल भी सकता है, क्या पता? हाँ, यस, यू नेवर नो। पर आपसे बात करके इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है। जी। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आप कहाँ से इंस्पायर होते हैं? मैं यार पता नहीं, मैं शायद मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा कुछ ऐसा बोला है, तो मेरे को तो शायद वहीं से मिला होगा और तो कोई जगह नहीं हो सकती। तो मतलब मैं पॉजिटिव ही रहा हूँ शायद बचपन से। मुझे नहीं लगता कि कहीं मैंने स्कूल में भी कोई चीज़ के लिए वो करा होगा। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, एवरेज से भी शायद बिलो एवरेज ही रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझसे रटा नहीं जाता था, तो रटने वाली चीज़ें मुझसे होती नहीं थी। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे जिसमें समझने वाली चीज़ें, उसमें भी अगर टीचर समझाने वाला नहीं है, तो वो भी नहीं कर पाता था, ठीक है? तो मेरा ओवरऑल वैसा ही रहा है, बट पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा बचपन से रहा है और शायद मेरी मदर ने मुझे उसके लिए इंस्पायर करा होगा, या क्योंकि मेरी मदर भी एथलीट रही भी हैं अपने टाइम में और उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें उस तरह से अचीव करी हैं, तो शायद वो एक कारण रहा होगा। आपकी यंगस्टर्स को या फिर कोई जो जस्ट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है, हुँ, हुँ। या एक्चुअली बहुत सालों से ट्राई कर रहा है, उनके लिए कोई एडवाइस? अ, जो बहुत सालों से ट्राई कर रहा है, तो जो ट्राई करता है पहली बात तो वो ट्राई ही करता है, ठीक है? सो बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आप इस माउस को पकड़ने का ट्राई करोगे, तो आप पकड़ नहीं पाओगे, आप ट्राई करते रहोगे, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको पकड़ लो, तो आप पकड़ लोगे, पर मैं बोलूँ ट्राई करो, तो आप इसको पकड़ोगे नहीं। अगर आपने पकड़ लिया, तो इसका मतलब पकड़ लिया। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच के जाता है कि मतलब मैं वहाँ जाके ये करने वाला हूँ, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो तो मैं उस मोटिव से अगर जाएगा, तो वो कुछ अचीव कर लेगा। मेरा एक तो ये मानना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अ, ये स्ट्रगल वाली बात मैंने आपको बताई थी कि वो स्ट्रगल हुँ, करने जाएगा तो वो स्ट्रगल ही करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी जो यंग जनरेशन जो आप बता रहे हो, मैं भी यंग ही हूँ वैसे, बट फिर भी जो यंग जनरेशन है, जो अभी एंटर कर रहे हैं, उनमें मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो कहते हैं कि यार हम लोग वो एक्टिंग करने मतलब एक्टिंग का करियर बनाने जा रहे हैं बॉम्बे। अगर नहीं हुआ तो चलो यार, हमारा ये काम तो है ही घर पे, मेरे फादर का बिज़नेस तो है ही, या मैं आके ये कर लूँगा। द मोमेंट आप दूसरा ऑप्शन रखोगे या रखते हो, आप कभी भी उस पहले ऑप्शन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि यार चलो ये नहीं कर पाया तो मैं ये कर लूँगा। अगर आपको ये पता है कि भाई मुझे यही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आके पिताजी का बिज़नेस या धंधा या जो भी कोई दूसरा काम नहीं करने वाला हूँ, मेरे को यही इसी काम में अपना करियर बनाना है, तो आप पूरी एनर्जी उसमें लगा पाओगे। आपको अगर बैक ऑफ द माइंड पता है कि हाँ, चलो यार मैं ट्राई करता हूँ, जो ट्राई शब्द है, या मैं वहाँ जाके कोशिश करता हूँ कि इस तरह से कर लूँगा, नहीं हुआ तो ये आ जाऊँगा, तो फिर वो सेकंड ऑप्शन में लोग आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि
पहले तो आप बिल्कुल उस तैयारी के साथ जाएँ। मेरे को एक एक्टर मिले थे, मैं बॉम्बे जब रह रहा था, तो मेरे जहाँ बिल्डिंग थी उसके सामने एक गार्डन था, उस गार्डन में मैं कभी-कभी जाया करता था। तो वहाँ पे एक एक्टर थे, आपने अगर अ, वो फ़िल्म देखी हो, शूल, मनोज वाजपेयी की। मनोज नहीं। वाजपेयी की शूल करके एक फ़िल्म है, जो उसमें नेगेटिव रोल में है, बच्चू यादव उनका कैरेक्टर का नाम था। तो वो मराठी एक्टर हैं और उन्होंने बहुत ही अमेज़िंग उसमें एक्टिंग करी और उसके बाद कई फ़िल्मों में करी। वो मुझे वहाँ पे गार्डन में मिले और मैंने उनसे वैसे ही अ, रोक के एक बार बातचीत करी। मैंने कहा, "सर, मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं इस तरह से, तो मेरे को क्या करना चाहिए?" तो उन्होंने मुझे एक छोटी-सी बात बोली। उन्होंने कहा, "मैं भी बैंक में था। मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी और मैंने थिएटर करा और साथ में मैं ये अभिनय कर रहा हूँ।" तो उन्होंने कहा कि मैदान में उसी दिन उतरना जिस दिन आप सेंचुरी लगाने की ताकत रखते हो, या जितना मतलब आपके पास उतना टैलेंट हो, उतनी एबिलिटी हो कि आप सेंचुरी लगा सकते हो। लगेगी या नहीं लगेगी वो सेकेंडरी है। बट आप सचिन तेंदुलकर, जिस दिन आपको लगे कि मैं सचिन जैसा प्रिपेयर्ड हूँ, उसी दिन मैदान में उतरना, तब आप सेंचुरी भी लगा पाओगे, और नहीं भी लगेगी तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि हाँ, मैं इसके आस-पास हूँ। बिना तैयारी के हुँ, मत जाना। तो मुझे ये बात लगी, मैंने कहा हाँ, इसलिए मैंने ये सोचा था कि भई मैं तैयारी के साथ फिर जाऊँगा बॉम्बे। तो बॉम्बे जाएँ तो एक तो तैयार होके जाएँ। ऐसे ही नहीं है कि चलो मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैंने 1-2 प्ले कर लिए तो मैं फटाफट जाके बॉम्बे में काम ले लूँगा। बेटर ये है कि यहाँ पे जयपुर में है तो जयपुर में 6, 7, 8, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी आप थिएटर में जितना एक्टिंग कर सकते हो वो सब करने के बाद अपनी आपको पता चल जाता है कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना ऊपर हूँ। और उसके बाद जाना चाहिए। दूसरा ये कि कभी भी स्ट्रगल करने मत जाओ। आप वो एक प्रोसेस है उसका, और आप एक्टर बनने जा रहे हो, एक्टर बनने ही जाओ वहाँ पे। तीसरा, कोई भी दूसरा ऑप्शन लेके मत जाओ कि यार ये नहीं चला तो मैं ये कर लूँगा। तो ये नहीं चलेगा, आप वो दूसरा वाला ही करोगे फिर। तो बेटर ये है कि आप बिना किसी उसके दिमाग में रखे हुए कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप वहाँ जाओ और एक्टिंग करो। अगर आपके पास एक ऑप्शन होता हुँ, कि आप कुछ अलग कर पाते, आप पास्ट में जा पाते, तो हुँ। क्या आप कुछ डिफरेंटली करते? नहीं, नहीं, मैंने ऑप्शन नहीं रखा भाई सेकंड। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं पास्ट में जाके भी यही करूँगा कि चलो मैं अब मेरे को अब पता चल गया कि यहाँ-यहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, या ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैं वहाँ जाके एक्टिंग सीखने के लिए पैसा जुटाऊँगा कि चलो मैं यहाँ जाके पास्ट में अगर जाना है तो ये करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैं जब स्कूल में था तब से मेरे दिमाग में था। तो आप ऐसा मत सोचना कि यार ये नौकरी क्यों करी जब आपको इसी में जाना था तो। नौकरी इसलिए करी, मेरे मेरी लाइफ में एक और आपको मैं वो बताता हूँ कि मैंने कभी पॉकेट मनी नहीं लिया है अपने घर से, ठीक है? तो मेरे मदर-फादर से मैं कभी पैसे नहीं माँगता था कि मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। और मैं जब अ, अपने स्कूल में था तो मेरे फादर का एक बिज़नेस में काफ़ी लॉस हुआ उनको, अ, और उसकी वज़ह से काफ़ी चीज़ें थोड़ी-सी फाइनेंशियली बस वैसी थी। तो वो मुझे दिखती थी कि हाँ, थोड़ा-सा चीज़ें चल रही है। मेरी मदर जॉब में थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, तो उनके उससे चीज़ें मैनेज हो रही थी। तो उन्होंने हमारी पढ़ाई-लिखाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐसा नहीं करा कि चलो अब इसको हम अ, छोटे स्कूल में या वैसे स्कूल में डाल देते हैं। उन्होंने जो बेस्ट स्कूल था उसी में मुझे पढ़ाया। मुझे वो दिखता था। तो मैं आपको छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ कि क्या है कि दिस इज़ हाउ ये चीज़ें जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो मैं खेलने जाता था तो मेरे पास शूज़ थे, स्पोर्ट शूज़। तो स्पोर्ट्स शूज़ थे वो मैं पहन के जाता था, और जब मुझे दिखा कि चीज़ें यहाँ पे वो वैसी नहीं है, तो वो शू क्योंकि मेरी बढ़ती उम्र थी तो लंबाई भी जल्दी बढ़ती है, तो वो शूज़ क्या मुझे आने बंद हो गए। तो उसमें मैं अंगूठा अपना मोड़ के उसको शूज़ को पहनता था, पर मैंने कभी भी अपनी मम्मी को या पापा को ये नहीं बोला कि ये मेरा जूता छोटा हो गया, मुझे नया दिलाओ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे अभी शायद मैं ऐसी डिमांड क्यों करूँ जब चीज़ें वैसे मैनेज ही नहीं हो रही। तो मैं उसी को पहन के अंगूठा आगे से मोड़ के और खेल के आता था वापस और उतार के रख देता था। ऐसा मैंने उस जूते के साथ तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक करा। मे बी शायद 1-2 साल तक मैं उसको पहनता रहा और उसको चलाता रहा। मतलब छोटा होने के बावजूद भी। और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें थी। तो ये चीज़ें मुझे आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इन चीज़ों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। और मैं पॉकेट मनी तो पहले से ही नहीं लेता था, मतलब बचपन से मुझे दी भी नहीं। मेरे मदर-फादर ने कभी भी पॉकेट मनी नहीं दी कि ये लो और जाओ।
और मैंने कभी माँगी भी नहीं, और एक जब वो फ़ेज़ आया फाइनेंशियल, थोड़ा-सा चीज़ें क्रंच थी, तब भी मैंने कुछ अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करी। तो मैंने कभी पैसा घर से लिया नहीं। अब मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं कुछ भी करूँगा तो अब खुद कमा के करूँगा। तो मैंने जब मैं कोर्स करने गया तो वहाँ पे भी मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करी छोटी-छोटी, जिसमें मुझे कहीं ₹1500 या ₹2000 मिलते थे, और इस तरह से। तो ये काम करके मैंने अपने जो दिल्ली वाले खर्चे थे, रहता तो मैं मेरे नाना जी के यहाँ था, बट जो कम्यूटेशन के लिए जो खर्चे थे या छोटे-मोटे और कुछ मेरे जो पर्सनल खर्चे थे, वो मैं अपने उससे निकालता था। इसीलिए मैंने ये करियर एकदम से इसमें नहीं कूदा, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी और मेरे को कोई गाइडेंस भी नहीं थी। मैंने ट्राई भी करा एनएसडी में और उसमें, बट वहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट नहीं हुई। तो मैंने नौकरी इसलिए करी कि मैं सेल्फ एस्टेब्लिश होके अपना पैसा जमा करके फिर मैं इस करियर में जाऊँगा। और नौकरी में जब आप कई बार घुसते हैं तो क्या है कि बहुत आसान नहीं होता निकलना। तो मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने बहुत लंबे टाइम 11 साल मैंने जॉब करी। उसके साथ-साथ मैं थिएटर करना शुरू करा मैंने बीच में। अदरवाइज़ शुरुआत के सालों में तो मुझे समय ही नहीं मिला, मुझे पता भी नहीं चला। बट मेरे बैक ऑफ द माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे मेरा प्राइमरी करियर तो ये है नहीं, मेरा प्राइमरी करियर तो वो है। इट इज़ जस्ट मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो ये इस तरह से था। तो मैं पास्ट में जाके अगर कुछ चेंज करना चाहूँगा तो वो यही है कि मैं आज पैसा जोड़ के पास में ले जाऊँ और इन सब जगह से कोर्सेज़ करके और इस करियर को परस्यू करूँ। आप में चीज़ें सीखने की अभी भी काफ़ी जिज्ञासा है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि आप अभी भी सीखना चाहते हैं और आगे बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बेहतर हूँ ही नहीं, मतलब बेहतर तो अभी मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं शायद अभी भी ज़ीरो स लेवल पर ही हूँ, क्योंकि एक मैंने वर्कशॉप करी थी विशाल विजय सर की। तो विशाल विजय सर ने हमारे को वर्कशॉप कर रहे थे, हम लोग डायलॉग्स याद मुझे होते नहीं थे, तो वो कुछ मोनोलॉग्स याद करने के लिए देते थे अगले दिन, मैं वो नहीं सुना पाता था। तो ये मेरे साथ एक ड्रॉबैक रहा है, और मैं एक्चुअली में ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं, मतलब याद नहीं कर रहा था मैं याद कर रहा था, बट वो पूरे-पूरे याद नहीं होते थे। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली और बहुत ब्लंटली बोली मुझे और 2-3 और लड़कों को कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, और तुम लोग ये सब छोड़ के अपने काम धंधे में लगो, पैसा कमाओ, और तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते हो। तो मुझे वो बात ऐसे चुभी नहीं। मुझे लगी कि बात तो सही है यार, कि भई हम जब यही नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, और ऐसी कोई कड़वी बात नहीं है, ये बात रियलिटी है। तो उन्होंने रियलिटी दिखाई और उन्होंने कहा कि भाई मैं, वो एनएसडीएन थे, मतलब एनएसडीएन हैं विशाल विजय सर। उन्होंने कहा मैं एनएसडी पास आउट, और मेरे फादर एनएसडी से पास आउट थे। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे हर साल, हर महीने वो पैसा भेजते थे बॉम्बे में सर्वाइव रहने के लिए और उन सब की व्यवस्थाओं के लिए। उन्होंने कई फ़िल्मों में भी काम किया है, अच्छे बड़े रोल्स भी करे हैं। उसके बावजूद मैं अपने आप को वहाँ नहीं खपा पाया, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम ये 2 डायलॉग याद नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे को वहाँ पे कुछ काम मिल जाएगा क्या? तो वेरी राइट, मतलब बहुत बिल्कुल परफेक्ट बात थी कि वो इतने अच्छे एक्टर, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम भी किया वहाँ पे। उन्होंने कहा उसके बावजूद मैं नहीं खपा पाया। मतलब मेरे को तो फाइनेंशियल बैकअप भी था। मेरे फादर मेरे को पैसा भेजते थे, तब भी मैं बॉम्बे में अपने आप को नहीं खपा पाया। तो तुम लोग ये छोटी-छोटी सी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है जिसमें हमारे को मेहनत करनी चाहिए। तो मैं इसलिए अभी समझता हूँ कि अभी भी शायद मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। मैं काम कर लेता हूँ, काम कोई आता है तो मैं ले भी लेता हूँ और कर भी लेता हूँ। बट वो तैयारी अभी नहीं है, और मैं उसके लिए ये कारण दूँ कि नहीं यार मेरी तो फैमिली है, मुझे तो बहुत सारे और काम भी करने पड़ते हैं, तो वो बेईमानी है भई, अगर करना है तो करना है। उसके लिए चाहे जो भी परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों से आपको निकल के उसको करना पड़ेगा, या वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट करनी पड़ेंगी कि आप कर लो। तो ये रीज़न्स नहीं है मेरे लिए तो ये मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाया अभी तक। बट हाँ, मैं धीरे-धीरे उसको अचीव करूँगा, बहुत लंबा समय नहीं लूँगा अब मैं, बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को मैनेज करके वहाँ पहुँचूँगा। हम भी एक्साइटेड हैं देखने के लिए किस डायरेक्शन में जाती है आपकी जर्नी। अम, अभी कोई करंट प्रोजेक्ट जिन पे आप काम कर रहे हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को? हाँ, एक स्टेज के लिए अभी कहानी लिखी है, उसका उसका बजट वगैरह बनाया है, तो वो तो एक प्रोजेक्ट है ही। पैरेलली 2-3 कहानियाँ मेरी खुद की हैं, जो मेरे ज़हन में है, जो मुझे बनानी है। उसके लिए कहीं से फंड्स लाने होंगे, कुछ भी जो भी मैनेज करना होगा वो मैनेज करूँगा। वो कहानियाँ मतलब मेरे वैसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं,
तो मैंने अपनी टीम से भी ऐसे डायरेक्टली डिस्कस नहीं करा। मैं आज शायद इस पॉडकास्ट पे पहली बार बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में भी 2 या 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे करने ही करने हैं, और लेट्स सी कि किस तरह से वो एग्जीक्यूट होंगे, कैसे मैनेज होंगे। तो ये एक है। ऑल द वेरी बेस्ट सर। हाँ, आज की कॉन्वर्सेशन बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत सारी नॉलेज मिली और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपका फीडबैक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है। अगले एपिसोड तक सपने देखो, मेहनत करो और अपनी कहानी लिखना शुरू करो। Stay tuned for more amazing conversations on Lights Camera Threads.